दो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग या थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद अपन ने देखा था अकाउंटिंग टर्म। दोनों चैप्टर थ्योरेटिकल थे। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है कि सर अकाउंटिंग तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप तो थ्योरी पढ़ाते जा रहे हो। तो एक चीज का मैं आपको क्लियर कर दूं कि अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 5 से। अकाउंट्स में प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट होंगे चैप्टर नंबर 5 से। फिर पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अकाउंट्स। ओके, बट उसके पहले कुछ थ्योरिकल टॉपिक आ रहे हैं। अपन ने 2 चैप्टर थ्योरी के कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? पहला तो था सर कि मीनिंग ऑफ अकाउंट, डेफिनेशन ऑफ अकाउंट, जिसमें अकाउंट्स क्या होती है उसका मीनिंग वगैरह देखा था। सेकंड चैप्टर अपन ने पढ़ा था अकाउंटिंग टर्म, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर अकाउंट्स में डे टू डे बेसिस पे यूज होने वाले टर्म को अपन ने आइडेंटिफाई किया था। लाइक कौन कौन से किए थे सर? पूरे बैलेंस शीट को अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कैपिटल क्या होती है, ड्रॉइंग क्या होती है, असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, वो सारी चीजें। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट की, अगर आप बीच में से कोई लेक्चर स्टार्ट करोगे ना तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको हर वीडियो का लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर रखा है, आपका ग्रुप प्रॉपर बना हुआ है, और यूट्यूब पे भी आप चेक करोगे तो हर वीडियो के लिंक लेक्चर वाइज स्टार्ट है, चैप्टर वाइज प्रॉपरली स्टार्ट है। तो आप एक काम करना, जब भी आपको स्टार्ट करना हो या जब भी आप पढ़ रहे हो, लिंक बीच में से मत तोड़ना, स्टार्टिंग से कंप्लीट पढ़ते चलना। पहले चैप्टर नंबर 1 मीनिंग पूरा क्लियर करना, चैप्टर नंबर 2 टर्म पूरी क्लियर करना, फिर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ये प्रॉमिस मैं करता हूँ, अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से क्लियर कर लिया तो अकाउंट्स आपका काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर थ्योरी पार्ट इतना कंप्लीट करना नेसेसरी क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट थ्योरी जो होती है ना, अकाउंट से रिलेटेड थ्योरी, जो अकाउंट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन, वो आते हैं आपके 11th के अंदर, और 11th होता है बेस, 11th बेस ईयर है, और उसी पे डिपेंडेड होकर आपको 11th के बाद 12th करनी है, सीए, सीएस, बीकॉम, एमकॉम जो भी करोगे सब में ये बेसिक काम में आएगा। तो अगर आपका बेस ही वीक हो गया ना तो आगे कुछ भी कर लो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे कभी भी अकाउंट्स। तो बेस क्लियर करने के लिए आपको थ्योरेटिकल टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाट डू यू मीन फ्रॉम प्रिंसिपल? व्हाट डू यू मीन फ्रॉम प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मीन होता है रूल्स, रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन। प्रिंसिपल की नीड क्यों पड़ी उस चीज को क्लियर करना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑल ओवर वर्ल्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑल ओवर वर्ल्ड बिल्कुल सेम चलते हैं। अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने की नीड क्यों पड़ी? अगर सोचो अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं बनाते और सब पर्सन अपनी इच्छा से अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, सब पर्सन जो अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको अपनी इच्छा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिना कोई रूल फॉलो किए, बिना कोई रेगुलेशन फॉलो किए, तब तो एक बिजनेस का अकाउंट दूसरे बिजनेस के अकाउंट से डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि किसी पर्सन की थिंकिंग और दूसरे पर्सन की थिंकिंग सेम नहीं होती है। एक पर्सन का बिजनेस का अकाउंट दूसरे बिजनेस के अकाउंट से कम डिफरेंट आएगा तो दोनों में कभी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा कि कौन सा बिजनेस बेटर है, कौन सा बिजनेस वीक है ना। 1 ईयर के डाटा को 2nd ईयर के डाटा से आप कंपेयर कर पाओगे। इसलिए क्या बनाया जाता है अकाउंट्स में? रूल्स और रेगुलेशन। ये रूल्स और रेगुलेशन सब पर्सन के लिए कंपलसरी फॉलो अप करना नेसेसरी होता है। जो भी पर्सन अकाउंट्स में डाटा मेंटेन कर रहा है, जो भी पर्सन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, उनको ये रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपने रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो किए हैं, सब पर्सन ने सेम टाइप के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए हैं, तो सभी का अकाउंट्स क्या रहेगा? सेम, मैचिंग बेसिस का रहेगा, ताकि 1 ईयर के डाटा को 2nd ईयर के डाटा से कंपेयर कर सकते हो, एक पर्सन के अकाउंटिंग के डाटा को दूसरे पर्सन के अकाउंटिंग के डाटा से कंपेयर किया जा सकता है। इसलिए हर बिजनेस के अंदर कोई प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन होना कंपल्सरी है। अब क्या होते हैं प्रिंसिपल, क्या होते हैं रेगुलेशन? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो कि आपके सामने आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न। पहला प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? सीधी बात अगर मैं करूं, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक बार आपने जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक बार जो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। एक बार जो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, क्योंकि बिजनेस के ओनर की डेथ होती है, बिजनेस की डेथ कभी नहीं होती है। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है कि वंस बिजनेस हैज स्टार्टेड, बिजनेस कंटिन्यू टिल द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। जब तक कि कोई ऐसी अनसर्टेनिटी ना आ जाए कि बिजनेस को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं रहा है, तब तक बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। अब सर इस प्रिंसिपल की नीड क्यों पड़ी, उसका लॉजिक समझना। अगर सोचो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल नहीं होता तो क्या बिजनेस कोई भी पर्सन अगर स्टार्ट कर रहा है, माना कि मिस्टर एक्स ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या मिस्टर एक्स उस बिजनेस को 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए स्टार्ट करता है? क्या
मिस्टर एक्स अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो क्या सोच के बिजनेस स्टार्ट करेगा कि ये बिजनेस मेरा लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इस बिजनेस में मैं खूब प्रॉफिट कमाऊंगा, ये बिजनेस कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहेगा, मेरे बाद मेरा बेटा इस बिजनेस को करेगा। तो ये सब जो थिंकिंग रहती है ना, वो थिंकिंग क्या कहलाती है? गोइंग कंसर्न। तो रूल को, प्रिंसिपल को एक बार बहुत ध्यान से समझना। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि एक बार अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो गया तो वो बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा, जब तक कि कोई ऐसी अनसर्टेनिटी ना आ जाए, जब तक कि कोई ऐसी अनसर्टेनिटी ना आ जाए जिससे कि बिजनेस को कंटिन्यू करना पॉसिबल ना रहा हो, तब तक बिजनेस लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यू चलता रहेगा। वंस हैव ए बिजनेस स्टार्टेड, देन बिजनेस कंटिन्यू टिल द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, अनलेस अनसर्टेनिटी नॉट अराइज। फॉर एग्जाम्पल दो सर। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम आ गई फिर तो आपको बिजनेस को बंद करना ही करना है। जैसे मिस्टर एक्स एक डॉक्टर था, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, पर्टिकुलर फील्ड में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, ठीक है। मिस्टर एक्स ने एक अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। मिस्टर एक्स क्या था? स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। मिस्टर एक्स ने एक क्लिनिक स्टार्ट किया। क्या मिस्टर एक्स का वो क्लिनिक मिस्टर एक्स के लिए बिजनेस है? यस। अब गोइंग कंसर्न रूल क्या कहता है कि बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा। मिस्टर एक्स बिजनेस करते जा रहे हैं, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, क्या अब बिजनेस कंटिन्यू होगा? नहीं। क्यों? मिस्टर एक्स का बेटा उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस एक स्पेशल नेचर का था। बिजनेस क्या था? एक स्पेशल नेचर का था। वो स्पेशल नेचर का बिजनेस क्या था कि मिस्टर एक्स एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। जरूरी थोड़ा है कि मिस्टर एक्स का बेटा भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कंपल्सरी थोड़ा होता है। तो जैसे ही मिस्टर एक्स की डेथ हुई, क्या आ चुकी है? अनसर्टेनिटी। और कौन सी अनसर्टेनिटी? कि अब बिजनेस को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बहुत ध्यान से, फर्स्ट प्रिंसिपल है, बहुत ध्यान से फॉलो करना। थ्योरेटिकल है पर इतनी भी बोरिंग थ्योरी नहीं कि आप इंटरेस्ट ना दिखाओ, बहुत ध्यान से। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल सेज दैट कि वंस बिजनेस हैज स्टार्टेड, एक बार अगर बिजनेस स्टार्ट हो गया तो वो बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा, जब तक कि कोई ऐसी अनसर्टेनिटी अराइज ना हो जाए कि बिजनेस को कंटिन्यू करना पॉसिबल ना हो, तब तक वो बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के बाद अपना सेकंड प्रिंसिपल आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और इसमें काफी ज्यादा डाउट भी आता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, काफी ज्यादा इसमें क्वेरीज है कि सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम में, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट में काफी प्रॉब्लम आती है। समझना कैसे? आपके बिजनेस का नाम है XYZ लिमिटेड, आपके बिजनेस का नाम है XYZ लिमिटेड। आपने गुड सोल्ड किया, आपने गुड सोल्ड किया किसको? मिस्टर एक्स को। कितने का किया? 10,000 का। केस ध्यान से समझना बहुत। XYZ लिमिटेड आपके बिजनेस का नाम है, आपने गुड सोल्ड किया मिस्टर एक्स को। कितने का गुड सोल्ड किया? 10,000 का। 3 केस बना के दे रहा हूं। फर्स्ट केस, मिस्टर एक्स को जो आपने गुड सोल्ड किया है वो क्रेडिट बेसिस पे किया है, यानी उधारी में किया है। सेकेंड केस, मिस्टर एक्स को जो आपने गुड सोल्ड किया है, जैसे ही गुड सोल्ड किया आपको पेमेंट रिसीव्ड हो गया, यानी एक इस हाथ से गुड सोल्ड किया, उस हाथ से आपको पेमेंट रिसीव्ड हो गया। थर्ड कंडीशन, मिस्टर एक्स ने आपको पहले क्या दिया? एडवांस पेमेंट दिया, उसके बाद में आपने उसको गुड सोल्ड किया। 3 केस। और क्या बिजनेस में तीनों केस होते हैं? यस होते हैं। कि सर जैसे अपन को कोई गुड सोल्ड करना है, आपके बिजनेस में है, आपको आप सामने कोई कस्टमर आएगा, आप उसको गुड सोल्ड कर रहे हो, इन 3 केस के अलावा कभी कोई चौथा केस हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता चौथा केस। 3 केस कौन कौन से सर? हो सकता है कि आपने उस कस्टमर को गुड्स किस में दिया? क्रेडिट में, उधार में, यानी अभी तक उस कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं किया है। हो सकता है कि आपने उस कस्टमर को गुड्स कैश में सोल्ड किया। कैश में कैसे सर? एक हाथ से गुड्स दिया और हाथ के हाथ उससे पेमेंट ले लिया। जैसे अपन गुड्स लेने जाते हैं, कोई भी गुड्स खरीदा, उसका पेमेंट कर दिया, कैश टर्म में हो गया। तीसरा केस कौन सा है? कि कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट देके जा रहा है और गुड्स सोल्ड कब कर रहे हो आप? नियर फ्यूचर में, यानी बाद में। नहीं होता है क्या कहीं पे गुड्स अपन को डिमांड के अकॉर्डिंग बनवाना होता है, तो अपन क्या करते हैं? पहले उसको एडवांस पेमेंट देके आते हैं कि सर ये हमारी तरफ से एडवांस पेमेंट लो, आप हमारे लिए गुड्स बना देना, हम आपसे डिलीवरी बाद में लेंगे।
तीनों केस होते हैं। तीनों केस समझ में आ गए कि या तो आप एडवांस दोगे या पेमेंट हाथ के बाद दोगे या उधार में खरीद के लाओगे, क्रेडिट में खरीद के लाओगे। मेरा क्वेश्चन ये, जो XYZ लिमिटेड बिजनेस है, आपको अकाउंटिंग किसकी करनी है, XYZ की या X की? XYZ लिमिटेड की। जो XYZ लिमिटेड बिजनेस है, इसने जो गुड सोल्ड किया मिस्टर एक्स को, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। XYZ लिमिटेड जो आपका बिजनेस है, जिसने गुड सोल्ड किसको किया था, मिस्टर एक्स को, ठीक है। अब जैसे ही XYZ लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को गुड सोल्ड किया, क्या ये जो गुड सोल्ड करना है वो मिस्टर XYZ लिमिटेड के लिए रेवेन्यू है, इनकम है या नहीं है? सर इनकम तो है, गुड सोल्ड करेंगे तो पैसा मिलेगा, इनकम तो है, पर रेवेन्यू कब की मानी जाएगी? रेवेन्यू तो है, ये तो क्लियर हो गया XYZ लिमिटेड के लिए, लेकिन ऐसे गुड्स को रेवेन्यू कब माना जाएगा? कि जब उसको क्रेडिट में दिया तब रेवेन्यू कब मानी जाएगी, जब उसको गुड सोल्ड पेमेंट हैंड टू हैंड किया तब रेवेन्यू कब मानी जाएगी, या जब उसने एडवांस दिया तब रेवेन्यू कब मानी जाएगी? तो रेवेन्यू कब मानी जाती है? टॉपिक सेकंड प्रिंसिपल जो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन पढ़ रहे हो, इसका टॉपिक का मेन पर्पस क्या है कि किसी भी बिजनेस के लिए कोई गुड सोल्ड करने पे जो रेवेन्यू अर्न होती है वो रेवेन्यू कब मानी जाती है? कब आप कह सकते हो कि गुड सोल्ड करना मेरी रेवेन्यू बन चुका है? उसके रिगार्डिंग एक चीज आपकी क्लियर कर दो, किसी भी बिजनेस में गुड्स को सोल्ड करने पे वो गुड्स सोल्ड करना आपकी रेवेन्यू कब मानी जाएगी? जैसे ही आपने गुड सोल्ड किया, जैसे ही आपने गुड सोल्ड किया वो आपकी रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा। जैसे ही आपने गुड सोल्ड किया वो आपकी रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा, चाहे पेमेंट आपको रिसीव्ड हुआ हो, चाहे पेमेंट आपको रिसीव्ड हुआ हो, चाहे रिसीव्ड नहीं हुआ हो। बहुत ध्यान से समझना। तो सेकंड प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड, व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड दैट्स बिकम आवर रेवेन्यू। जैसे ही आपके बिजनेस से गुड सोल्ड हुआ वो आपकी रेवेन्यू बन चुका है, चाहे पेमेंट रिसीव्ड हुआ हो चाहे नहीं हुआ, डज नॉट मैटर। एक बार आपके बिजनेस से गुड सोल्ड हो गया मतलब वो आपकी रेवेन्यू बन चुका है। चीज बहुत ध्यान से समझना। तो क्रेडिट में बेचोगे तब भी जैसे गुड सोल्ड किया वो आपकी रेवेन्यू बन चुका है, अगर उसको पेमेंट हैंड टू हैंड लिया तब भी आपकी रेवेन्यू बन चुका है। इन दोनों केस में तो रेवेन्यू बन चुका है क्योंकि आपने गुड सोल्ड कर दिया, लेकिन इस केस में आपकी रेवेन्यू नहीं बना है क्योंकि अभी तक आपको क्या मिला है? एडवांस, और अभी तक आपने उसको गुड सोल्ड नहीं किया है। तो सेकंड प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या कहता है कि रेवेन्यू कब मानी जाएगी किसी भी बिजनेस के लिए? जब वो बिजनेस अपने यहाँ से गुड सोल्ड कर देता है तब वो उसकी रेवेन्यू मानी जाएगी। जब तक गुड सोल्ड नहीं होता है वो तब तक उसकी रेवेन्यू का पार्ट नहीं बन सकता। तो दो प्रिंसिपल हो चुके हैं अपने। पहला गोइंग कंसर्न पढ़ा, सेकंड अपन ने पढ़ा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि कोई ऐसी अनसर्टेनिटी ना आ जाए कि बिजनेस को क्लोज करना पड़े। वो प्रिंसिपल क्या कहलाता है आपका? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल किस लिए बना कि बिजनेस के लिए रेवेन्यू कब मानी जाएगी, कब बिजनेस ये कह सकता है कि मेरी रेवेन्यू अर्न हो चुकी है। उसके रिगार्डिंग रूल क्या है कि जैसे ही आपने गुड सोल्ड किया वो आपकी रेवेन्यू का पार्ट बन जाता है, चाहे पेमेंट रिसीव्ड हुआ हो चाहे ना हो। तो मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रूल क्या कहता है कि गुड सोल्ड करना अपनी रेवेन्यू का पार्ट बन चुका है, पेमेंट रिसीव्ड होना नहीं होना डज नॉट मैटर। चाहे गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करो चाहे कैश में सोल्ड करो, जैसे आपने गुड सोल्ड किया वो आपकी रेवेन्यू का पार्ट बन चुका है। दैट्स इट। स्टूडेंट थ्योरी टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना, सीक्वेंस में पढ़ना। अगेन रिपीटेड कर रहा हूँ, कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, आपके घर पे आपको क्लासेस प्रोवाइडेड हो रही है। आफ्टर दैट आफ्टर 1 मंथ अपन फेस टू फेस क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। आपको वीडियो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल टाइम से टाइम होती रहेगी ताकि आप घर पे बैठ के भी स्टडी कर सको। बहुत सीरियस लेना इन टॉपिक को, मजाक में मत लेना है। टाइम पीरियड जो क्रॉस होता जा रहा है वो टाइम पीरियड रिपीट होकर नहीं आएगा। थ्योरी टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना। ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने थ्योरी के 4 चैप्टर क्लियर कर लिए, आप 11th अकाउंट्स में तो क्या 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे, ना सीएस में फ्लॉप होंगे, क्योंकि 11th है आपका बेस ईयर। और अगर 11th में आपने बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया अकाउंट्स का तो आप आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाओगे। थ्योरी पढ़ना, सीक्वेंस में पढ़ना, कोई भी वीडियो लेक्चर बीच में से स्टार्ट करके मत पढ़ लेना, आपको हर सीक्वेंस से वीडियो मिल रहा है। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, वीडियो ग्रुप बना हुआ आपका, ग्रुप में मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, आपको सारे नोट्स पीडीएफ लिंक मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।